बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिथ्रोपोइसिस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हिमेटोपोइसिस क्या होती है, यानी कि ब्लड सेल मैचुरेशन या ब्लड सेल प्रोडक्शन कैसे होती है। उसमें आगे तीन कैटेगरीज हमने डिवाइड की थी। एरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल किस तरह से मेच्योर होते हैं। फिर ल्यूकोपोइसिस यानी कि डब्ल्यूबीसी कैसे मेच्योर होते हैं। और थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट किस तरह प्रोडक्शन होती है उनकी। तो आज हम एरिथ्रोपोइसिस को फर्दर लेके चलेंगे कि इसके अंदर इसकी मैचुरेशन कैसे होती है। ये एरिथ्रोपोइसिस के मेनली जो स्टेप्स हैं वो हैं, पहले नंबर पे ये है कि स्टेम सेल है, जिसे हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिससे सारे आपके ब्लड सेल सारे बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल भी बन रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी बन रहे हैं और प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं। ये आगे जो है कॉमन वायलेट प्रोजिनेटर के अंदर, ये अगले जो है ये दोनों ये प्रोजिनेटर, तो ये प्रोजिनेटर में टूट, ये इसको आगे डिवीजन होती है। उसके बाद आगे इसकी जो डिवीजन है वो एक ऐसा प्रोजिनेटर सेल होता है जो मेगाकैरियोसाइट भी बना रहा है और एरिथ्रोसाइट को भी बना रहा है। तो ये दोनों को मेगाकैरियोसाइट और एरिथ्रोसाइट प्रोजिनेटर बन रहा है। ये जो कॉमन माइलॉइड वाला प्रोजिनेटर है ये आगे मेगाकैरियोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट प्रोजिनेटर के अंदर जो है इसकी डिवीजन हो रही है। उसके बाद आगे ये जो फर्दर है ये आगे प्रिकर्सर सेल में बनता है और आगे फिर जो पेरिफेरल के अंदर है आपके जो मेच्योर रेड ब्लड सेल आएंगे। तो इसका जो पहला स्टेप होता है बेसिकली यहाँ से, अगर हम एरिथ्रोपोइसिस को मेनली जो है डिवीजन करेंगे, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद फिर तीन आती हैं हमारे पास नॉर्मोब्लास्ट। पहला है प्रोनॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, फिर आपके पास पॉलीक्रोमेटोफिलिक या इसे पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं, और एक एंड पे रह गया वो है ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक या ऑर्थोक्रोमिक आपके पास नॉर्मोब्लास्ट है। उसके बाद पॉलीक्रोमेटोफिलिक या पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट है, इसे हम रेटिकुलोसाइट को भी कहते हैं। उसके बाद आगे जो मेच्योर सेल है वो है रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स। तो ये इसके स्टेप्स हैं। कौन सा आपका स्टेम सेल से प्रोजेनेटर कौन कौन से बनता है, उसके बाद नॉर्मोब्लास्ट बनता है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनता है, फिर आपके पास रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, उसके बाद में जो है वो एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। तो एक एक को यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनॉर्मोब्लास्ट जब बनेगा तो उसके क्या फीचर्स हैं, उसका न्यूक्लियस कितना है, उसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो क्या है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं, उसका न्यूक्लियस कैसा होगा, उसमें न्यूक्लियोलाई होंगे, न्यूक्लियोलस होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ें इसमें आगे इन सबको डिफ्रेंशिएट करेगी आगे। तो कुछ जनरल सी चीज़ें हैं वो इसमें पहले देख लेते हैं, यानी कि क्या चीज़ें ओवरऑल चेंज हो रही है। अगर हम बात करें जनरल पैटर्न की ऊपर से नीचे, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल क्या पैटर्न चेंज हो रहा है वो क्या है। पहले नंबर पे है सेल साइज जो है, साइज सेल का मेच्योरिटी की तरफ जैसे ही जाएगा, यानी कि प्रोनॉर्मोब्लास्ट से लेकर एरिथ्रोसाइट तक, तो वो डिक्रीज हो। उसके बाद एनसी रेशो जो है आपके न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो भी डिक्रीज। पहला फैक्टर ये है कि आपका साइज डिक्रीज होगा। दूसरे नंबर पे एनसी रेशो जो है वो डिक्रीज होगी जब आप यहाँ से प्रोनॉर्मोब्लास्ट से मूव करते हैं एरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन की तरफ। तो ये आपके पास एक तो ये हो रहा है कि यहाँ से मूव करते हुए आपका साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एनसी रेशो जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। आपको पता है जो ब्लास्ट सेल है यहाँ तक, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट है और आपका जो रेटिक्स हैं और आपके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं यहाँ तक जो है ये इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे है कि पहला तो ये है कि साइज डिक्रीज हो रहा है,
दूसरा न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो वो भी डिक्रीज होगी। फिर आपने देखना है कि न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्रोमेटिन जो पैटर्न है वो कंडेंस होता जाएगा जैसे ही हम मूव करेंगे मैचुरेशन की तरफ, और न्यूक्लियोलाई जो हैं वो विजिबल नहीं रहेंगे। पहले वाले जो फेजेस हैं उनके अंदर न्यूक्लियोलाई भी नजर आएंगे, जैसे जैसे मेच्योर होता जाएगा न्यूक्लियोलाई जो है उसके आपको नहीं नजर आएंगे क्योंकि वो कंडेंस होता जा रहा है। फिर आप साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ें देखेंगे। पहला कलर है, जो ऊपर हैं चीज़ें यहाँ पे वो डार्क कलर का होगा, नीचे जाते जाते वो लाइट कलर का हो जाएगा, कलर में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे उसमें। तो उसके अलावा ग्रैनुलेशन है, अगर आप वाइट ब्लड सेल की नॉर्मली बात करें, अगर आरबीसी की बात करें तो इसमें भी जो है ये स्पेसिफिकली उनके लिए जैसे वाइट ब्लड सेल के लिए कि नो ग्रैनुलेशन से ग्रैनुलेशन की तरफ जाएगा, यानी कि उनके अंदर स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स बनना शुरू हो जाए। और वैक्यूलेशन भी है, ये भी जैसे जैसे वो होगा तो वैक्यूल्स भी इंक्रीज होंगे। ये दोनों ज़्यादातर केसेस में वाइट ब्लड सेल की मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पैटर्न है ये ओवरऑल जर्नल है। तो पहला आप सेल देखते हैं, ये आप देखें ब्लास्ट सेल से लेकर मैच्योर की तरफ जा रहा है। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो कम हो रही है। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसमें, और आप न्यूक्लियस को कंडेंस होते भी देख रहे हैं, और ये फिर एक्सक्लूड हो जाएगा यहाँ पे जाके। जो आपका मेच्योर रेड ब्लड सेल है वहाँ पे इसका न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर। तो ये भी एक फैक्टर है। तो इस ये डायग्राम डालने का मकसद ये था कि साइज आपको डिक्रीज होता नजर आ रहा है, और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो वो भी कम। तो ये दो चीज़ें बेसिकली इसमें देखी जा रही हैं। साइटोप्लाज्म को भी आप देख सकते हैं डार्क ब्लू से लेके आप लाइटर की तरफ जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि प्रोनॉर्मोब्लास्ट जो है, जो पहला सेल है इसके अंदर, इसको प्रोरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, इसको रूब्रिब्लास्ट भी कहते हैं, ये तीनों इसी के नाम है। तो आप देख रहे हैं ये डार्क इसका कलर है, ये इसका जो साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस देखें कितना बड़ा है और साइटोप्लाज्म कितना है। इसकी रेशो यहाँ पे होती है 8:1 की रेशो होती है, यानी कि न्यूक्लियस 8 गुना बड़ा है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। एक उसके अगर हम उसमें देखें तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई भी नजर आते हैं और गोल्जी एपरेटस भी नजर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये दो तीन फैक्टर इसके अंदर होते हैं, वो हम ये देख लेते हैं। पहला साइज 20 माइक्रोन तक 12 से लेकर, और जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड टू ओवल होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोलाई नजर आ रहे हैं एक से दो, और क्रोमाटिन फाइन होता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो डार्क ब्लू कलर का, और इसके अंदर गोल्जी एपरेटस भी नजर आता है। जैसे हमने ये बात की, ये डार्क ब्लू कलर है और न्यूक्लियोलाई भी नजर आ रहे हैं और गोल्जी एपरेटस भी नजर आ रहे हैं। तो ये इसकी फाइंडिंग्स हैं। और इसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो देखें तो 8:1 में, जैसे पहले बात की कि जो न्यूक्लियस है वो 8 गुना बड़ा है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। तो ये इसके इसकी फाइंडिंग्स है। और इसकी अगर रेफरेंस रेंज की बात करें तो बोन मैरो के अंदर 1% है, और पेरिफेरल स्मीयर के अंदर ब्लास्ट सेल नज़र नहीं आते। जो आपकी ये रूब्रिक ब्लास्ट हैं इनको नहीं नज़र आएंगे। अगर यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब कोई ये ल्यूकीमिया की तरफ जा रहा है, या इसको इसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आना शुरू होगी। अगला है हमारे पास, वो है बेजोफिलिक नॉर्मोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम बेजोफिलिक एरिथ्रोप्लास्ट भी है, और इसको प्रो रूब्रिसाइड भी कहते हैं। अब देखें उससे फर्क आ गया यहाँ पे। इसमें न्यूक्लियस तो आपको है, न्यूक्लियोलाई इसके अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इसका साइटोप्लाज्म भी आप देखें, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो भी देखें तो उससे कम होगी, 6:1 रहेगी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो। और डार्क ब्लू कलर है, उसी तरह से न्यूक्लियोलाई बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, साइज उससे कम हो गया। तो ये राउंड ओवल ही है उसी तरह से जो उसका न्यूक्लियस है, और थोड़ा सा कंडेंस हो गया उससे, और डार्क ब्लू कलर है। ये पहले भी हमने बात करी 6:1 रेशो ये हो गई। ये आगे आप देखेंगे तो रेशो कम होती जाएगी, साइज कम होता जाएगा, और आपका जो कंडेंस होता जाएगा और न्यूक्लियोलाइड गायब होते जाएंगे। और इनकी रेशो अगर देखें बोन मैरो के अंदर 1 to 4% होती है, पेरिफेरल स्मीयर के अंदर नजर नहीं आती।
अगले जो हमारे पास है वो है पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। उसमें इसका दूसरा नाम पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी है और रूब्रिसाइड भी इसे कहते हैं। अब उससे भी आप देखें आगे, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो उससे भी कम हो गई। तो एक तो उसका साइज उससे कम हो गया, न्यूक्लियस राउंड हो गया, पीछे हम राउंड ओवल कह रहे हैं, और न्यूक्लियोलाई यहाँ पे बिल्कुल गायब हो गई, और थोड़ा कंडेंस हो गया आपका जो न्यूक्लियस है, और तो कलर उसका डार्क ब्लू से ग्रे ब्लू की तरफ आना शुरू। और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म 6 से लेके आपका कम हो गई, 4:1 आ गई। और बोन मैरो के अंदर इसकी रेशो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ब्ला से ये दूसरी तरफ मैचुरेशन की तरफ जा रहा है, और पेरिफेरल स्मेयर के अंदर नजर नहीं रही। अगली जो हमारे पास है वो है ऑर्थोक्रोमेटो नॉर्मोब्लास्ट। इनको मेटा रूब्रिसाइड भी कहते हैं। अब ये देखें, न्यूक्लियस यहाँ से आउट होने लगा है, मतलब जो आपका जो साइटोप्लाज्म है, वो, और इनकी रेशो आप देखें तो आपको तकरीबन उससे साइटोप्लाज्म से हाफ हो गई, और इसका साइज कम हो गया, और जो न्यूक्लियस है वो राउंड हो गया, न्यूक्लियोलाई बिल्कुल खत्म हो गया और फुली कंडेंस हो गया, और थोड़ा सा पिंकिश हो गया, ब्लू से लेकर पिंकिश की तरफ जा रहा है, या थोड़ा सा लाइट सा आपका ब्लू आ गया। इसकी रेशो भी इसी तरह बोन मैरो के अंदर 5 से 10% है, और पेरिफेरल स्मीयर में ये नजर नहीं आएगा। फिर हमारे पास रेटिकुलोसाइट को आ जाता है, यानी कि जो इसको मेसोफिलिक रेटिकुलोसाइट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस भी गया, न्यूक्लियोलाई सारी चीज़ें न्यूक्लियस की सारी खत्म हो। इसका कलर जो है वो आपका थोड़ा सा स्लाइटली ब्लू हो गया। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, चूंकि न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म रेशो कैसे हम लेंगे, साइज कम हो गया, न्यूक्लियस बिल्कुल गायब हो गया, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो कर गई, बोन मैरो के अंदर 1% तक इसका नॉर्मल है, और पेरिफेरल स्मीयर में भी ये 2% तक नॉर्मल होता है। तो उसके बाद हमारे पास मेच्योर रेड ब्लड सेल, इनका साइज 7 to 8 माइक्रोन है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलाई भी नहीं है, क्रोमेटिक भी उसी तरह से नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सेंट्रल पेलर होता है, इसकी 1/3 होता है डायमीटर का। तो ये इसमें ये जो या वाइट नज़र आ रहा है इसके अंदर पोर्शन, ये वाला, ये इसका 1/3 होता है ओवरऑल। अगर आप इसी का इसका साइज हमें पता होना चाहिए, साइटोप्लाज्म जो सेंट्रल पेलर है वो क्या है, और डायमीटर कितना है। थैंक यू जी।